हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और ये है वीकली करंट अफेयर्स पूरे सप्ताह का यानी फर्स्ट वीक नवंबर 2025 के ये टोटल करंट अफेयर्स है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं 16 नवंबर की सुबह 9 बजे से मैराथन वीडियो आ रहा है। जनवरी से लेकर नवंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स होगा इस साल का अब तक का। तो आप देखिएगा ज़रूर, ओके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है इस वीडियो का, ताकि आप रिमाइंडर लगा सकते हैं उस दिन देखने के लिए, ठीक है? चलें अब शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि हम लोग वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये जो कंटेंट होता है वीडियो का और पीडीएफ भी, तो वो सब टॉपिक वाइज़ देते हैं। तो सबसे पहले ये बात करेंगे हम लोग राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, अदालतों के फैसले इम्पोर्टेंट ये सब कुछ। तो शुरू करते हैं। और पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के अपराध में पुलिस को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में कारण बताना अनिवार्य कर दिया है? आंसर होगा हर तरह के अपराध में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आईपीसी का केस हो या बीएनएस का केस हो, ठीक है, मुकदमा हो। तो पुलिस को गिरफ्तार मतलब पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार कर रही है तो व्यक्ति को लिखित में बताना अनिवार्य है। और ये फैसला 7 नवंबर को बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया गया है। साफ तौर पे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना संविधान के द्वारा अनिवार्य प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत होगा और ये सभी पर लागू होगा, ठीक है? इससे पहले केवल पीएमएलए और यूएपीए इन्हीं 2 खास कानूनों में और कुछ और 1-2 उसमें ही लिखित तौर पे देना ज़रूरी होता था। सामान्य तौर पे चोरी, मारपीट, हत्या या आईपीसी या बीएनएस के केस में पुलिस सिर्फ़ मौखिक बता देती थी और मौखिक तौर पे क्या होता था, बताया भी नहीं, उठा के सीधे बंद कर देती थी पुलिस और अदालत को ये कह देती थी कि हमने मौखिक रूप से बता दिया था। मौखिक का क्या सबूत है? अब सीधे तौर पे कह दिया गया कि लिखित में देना पड़ेगा। अब वो कहेंगे कि आईपीसी तो गुज़र गया, गुज़रे ज़माने की बात हो गई, अब आईपीसी तो खत्म है, अब तो बीएनएस है। तो देखिए जो पुराने मामले हैं ना, यानी बीएनएस के लागू होने से पहले के जितने मामले हैं वो आईपीसी के तहत चल रहे हैं और आईपीसी के तहत ही मुकदमे चल रहे हैं उसके, अभी भी, ओके? तो उसके तहत अगर पुराने मामले में अगर गिरफ्तारी हो रही है, तो वो आईपीसी के तहत गिरफ्तारी होगी। हाँ, कोई नया विवाद है और नया मुकदमा है, वो बीएनएस के तहत मुकदमा होता है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसका दूसरा चरण कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है? आंसर होगा 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दूसरा चरण, पहला चरण कहाँ पर हुआ था? पहला स्टेज वो हुआ था बिहार में, विधानसभा चुनाव से पहले। तो अब जो है ना वो दूसरे राज्यों में अब किया जा रहा है। लगभग 51 या 51 करोड़ मतदाताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है? तो ये है महत्वपूर्ण बात, कौन-कौन से राज्य हैं, तो छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, केरल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल भी है, ओके? और इसके अलावा अगर हम केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन राज्य स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 2025 को किसने किया है? आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने किया है। और राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया था, छत्तीसगढ़ रजत समारोह। तो इसी दौरान प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन और आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया और वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है वहां पर। ठीक है, कौन है मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा की है और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बना है? आंसर क्या होगा? केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजन यानी पिनाराई विजन। उन्होंने 1 नवंबर को विधानसभा में इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है और कहा है कि ऐसा पहला राज्य है। ठीक है, पहला राज्य है। तो अत्यधिक गरीबी का एक क्राइटेरिया है कि अ, उसका कि इतने डॉलर से अगर कम डेली कमा रहे हैं तो वो अत्यधिक गरीबी में कहे जाएँगे। ठीक है? वैसे मैंने पीडीएफ में ना काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, पूरे नोट्स के साथ है,
तो पीडीएफ आप देख लेना। पीडीएफ जो कहाँ मिलेगा आपको? पीडीएफ मिलेगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर, जिन लोगों ने या तो कोई कोर्स परचेज़ किया हुआ है या फिर जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान हैं। एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल का कंटेंट का होता है, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान, जिसमें अ, एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, बिहार से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड, अन्य राज्यों से रिलेटेड वो जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो देख सकते हैं आप, शार्प लर्निंग ऐप है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है? और उसमें मेंबरशिप प्लान में क्या होता है ना, कि आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं, पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो, और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है। अगले 1 साल मतलब अभी नवंबर में शुरू करेंगे तो अगले साल के नवंबर तक अपडेट मिलता रहेगा। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ईयरली टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा, और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी देते हैं उसमें हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा वायरस और बीमारी से रिलेटेड, और प्रश्न है यहाँ पर, एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वो एक वायरस है, उससे भारत के चिड़ियाघर में पहली मौत किस पशु की हुई है? अफ्रीकी हाथी की हुई है। हाथी है लेकिन वो अफ्रीकी है। उसका नाम शंकर था, 29 ईयर, और सितंबर में इसकी मौत हुई है, लेकिन इसकी जानकारी 4 नवंबर को घोषित की गई है। ये कृंतक जनित वायरस है, जिससे इस हाथी की मौत हो गई है। कृंतक मतलब जैसे चूहे हो गए, गिलहरियाँ हो गई, इन सब के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो चिड़ियाघर में बना हुआ बाड़ा था, उसी में ये हाथी था, और उसमें इन्फेक्शन हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। जब उसके पोस्टमार्टम हुआ तब ये पता चला कि इस वायरस की वज़ह से ये मौत जो है ना वो हुई है, ठीक है? तो ये है महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा हाँ, बता दूँ इसके बारे में कि ये सुअरों में फैलने वाली बीमारी है, लेकिन इसके वाहक जो होते हैं वो होते हैं चूहे, और चूहे के माध्यम से या गिलहरी के माध्यम से ये बीमारी जो है ना वो दूसरे जानवरों तक पहुँच जाती है। अगला क्वेश्चन, तम्बाकू, वेपिंग और ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो है मालदीव, ठीक है? आप कहेंगे ये विदेश में होना चाहिए था कंटेंट, नहीं, चूँकि बीमारी से रिलेटेड है, धूम्रपान है, तम्बाकू है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैंने वायरस बीमारी वाले टॉपिक में रखा है। तो मालदीव ने ये धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया। पीढ़ीगत प्रतिबंध का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ कि मतलब एक खास तय कर दिया है कि इतने साल के बाद जन्मे हुए जितने लोग हैं, तो उस पर ये प्रतिबंध लगा रहेगा, ठीक है? तो इसमें यही तय कर दिया गया है, ओके? तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रंजना प्रकाश देसाई। ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं, और 28 अक्टूबर को ये 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है। उससे जुड़े हुए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर की मंजूरी दी गई, और इनको जो है ना वो बनाया गया है अध्यक्ष। तो ये तय करेंगी, और इनके साथ कई लोगों की टीम भी है, 2 और लोग हैं। तो वो तय करेंगे कि वेतन कितना बढ़ना चाहिए सरकारी कर्मचारियों का, सेना से जुड़े हुए लोगों का, पीएसयू के लोगों का, इन सब का, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस, उसके महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग बने हैं। आईएएस अधिकारी हैं, केरल कैडर के 1994 बैच के हैं। तो 1 नवंबर से उन्होंने पदभार संभाल लिया है। बीआईएस क्या है? एक नेशनल मानक निकाय है, जो स्टैंडर्डाइजेशन, इसके अलावा गुणवत्ता प्रमाणीकरण, इन सब सी गतिविधियों के लिए वो ज़िम्मेदार होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पसंद आ रहा हो ना, लाइक बटन दो दबाइए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, G20 के दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% अमीर लोगों की संपत्ति वर्ष 2000 से लेकर 2023 के बीच में कितनी बढ़ गई है? आंसू का 62% बढ़ गई है, काफी ज्यादा बढ़ी, और द हिंदू ने इसके बारे में काफी डिटेल में बताया। तो उसके अनुसार ये G20 ने, यानी G20 का जो है ना वो अध्यक्ष है अभी दक्षिण अफ्रीका, और लेटेस्ट तो ये रिपोर्ट ये है G20 के बारे में बताऊं कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कह दिया कि इस बार दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंसी का जो G20 है उसकी समिट का बहिष्कार करता है
अमेरिका अमेरिका ने बहिष्कार कर दिया है, वो नहीं जाएगा, कोई भी अधिकारी नहीं जाएगा G20 की समिट में इस बार के। उसके बारे में मैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, मतलब मंडे वाले में डिटेल बताऊँगा मैं, ठीक है? तो हम क्वेश्चन पे बात कर रहे थे इस पर, तो वो क्या है ना कि 1% जो अमीर लोग हैं भारत में, उनकी संपत्ति बढ़ गई है 2000 से लेकर 2023 के बीच में 62%। और इस रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की गई कि असमानता की जो खाई है, वो कितनी ज़्यादा होती जा रही है। अमीर अमीर पे अमीर होता जा रहा है, अमीर पे अमीर हो जाता है, होता जा रहा है। और जो मध्यम वर्ग है, गरीब है, वो वहीं रुका हुआ है, उसकी तरक्की बहुत कम हुई है। तो ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? G20 के द्वारा गठित किए गए थे कमेटी, और उसको चेयर किया, यानी हेड थे नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। ठीक है, तो उन्हीं के नेतृत्व में एक रिसर्च किया गया, और इसमें ये कहा गया कि एक इमरजेंसी अलार्मिंग लेवल पर पहुंच गया है और वैश्विक असमानता दुनिया भर में, ठीक है, दुनिया भर में भी, भारत ही नहीं, दुनिया भर में असमानता जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ला के सीईओ का नाम बताएं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम बताएं, जिन्हें इतिहास में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट वेतन पैकेज मिला, यानी दशक में $1 ट्रिलियन का। आंसर क्या होगा? एलन मास्क। वर्तमान में वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। 1 ट्रिलियन का मतलब कितना होता है? 84 लाख रुपीज के आसपास। या आप रुपया के वैल्यू तो बढ़ता है, मतलब गिरता जा रहा है रुपए का वैल्यू, तो उसको 87 लाख करोड़ भी कह सकते हैं, इतना ज़्यादा। ठीक है, भारत की इकोनॉमी कितनी है? 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है इकोनॉमी भारत की, और अभी दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी भी बन जाएगा कुछ वक्त बाद, ऐसी उम्मीद है। लेकिन एक व्यक्ति को $1 ट्रिलियन का पैकेज मिल रहा है, 10 साल में मिलेगी ये रकम। लेकिन ये रकम कैसे मिलेगी उनको? उनको एक टारगेट फिक्स कर दिया है कि इतने कार की उत्पादन करना होगा, बिक्री करनी होगी, रोबोट आपको बनाने होंगे इतने, रोबोट टैक्सी बनानी होगी इतनी, मार्केट में चलानी होंगी। तो ये सब सारे लक्ष्य जब पूरे करेंगे ना, अलग-अलग स्टेप बाय स्टेप, तो उनको स्टेप बाय स्टेप सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? वन मैन शो है वहाँ पर, यानी एलन मस्क ही मेन है, और वही उन्हीं के निर्देशों पर पूरी कंपनी चल रही है, और टेस्ला कंपनी भी उन्हीं की उपज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा यहाँ पर। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730, और नाम क्या है? ब्यूरे वेस्टनिक। तो उसका परीक्षण किस देश ने किया? अब देखिए, जब भी पहला कुछ भी हुआ तो बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर होगा रूस, रशिया। ठीक है, और ये डिफेंस यानी रक्षा से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए इसमें यहाँ रखा गया। तो रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड का ये मत समझ लेना कि वॉरहेड न्यूक्लियर लगा हुआ है, कि भारत के पास भी पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, उसमें हम या आपको वो तो बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर क्रूज मिसाइल की ब्रह्मोस है, उसमें भी हम न्यूक्लियर वॉरहेड लगा सकते हैं और उसको भेज सकते हैं कहीं भी मार करने के लिए। लेकिन वो जो मिसाइल है ना भारत के पास, वो सब लिक्विड फ्यूल फ्यूल या फिर सॉलिड फ्यूल से चलता है। और यहाँ बात हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी की। जो रिएक्टर चलते हैं ना, जहाँ से बिजली बनती है, उस रिएक्टर नुमा चीज़ लगा हुआ है, उसकी एनर्जी से वो चल रहा है। तो ऐसे में क्या हो, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो वो अनलिमिटेड स्पीड या अनलिमिटेड दूरी तक हो जाती है। स्पीड तो 8 से 10 मैक की है। तो ये मिसाइल लॉन्च किया, और ये ऐसे समय में लॉन्च किया जब उसने देखा कि नेटो का जो जहाज है ना, खुफिया जहाज, वो आसपास मंडरा रहा है। उनके क्षेत्र में नहीं, सीमा से बाहर नजर रखने के लिए उसी समय लॉन्च किया उसने, और दिखाया कि देखो हमारे पास ऐसे मिसाइल है। हालांकि नेटो ने इसका नाम क्या रखा है, इस मिसाइल का SSC-X9 स्काईफॉल नाम दिया है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? दुनिया का जो शक्ति संतुलन है ना, वो बदलेगा। आप देख रहे हैं उसको क्यों जरूरत पड़ी? यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन तो बर्बाद है ही, रशिया भी सोच रहा है कि खत्म हो युद्ध। वो भी हो। यूरोप लगा हुआ है कि नहीं, रूस को एकदम कमजोर कर देना है। यूरोप के पास ताकत नहीं बची है एक्चुअल में उतनी, अमेरिका के भरोसे है। और ट्रंप ये चाह रहे थे कि मामला बातचीत हो और खत्म हो। बीच में मुलाकात भी हुई थी,
ट्रंप और पुतिन के बीच में। लेकिन दूसरी जो मुलाकात होनी थी ना, वो टल गई। और वो टली किसके? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इसके लिए यूरोपीय संघ के जो लीडर्स हैं, उन सब की वजह से। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कौन? यूक्रेन के राष्ट्रपति। वो कुछ और चाह रहा है कि नहीं, हमारे जितने इलाके पर कब्जा किया हुआ है रशिया ने, वो हमको दे दे। रूस कह रहा है वो कहाँ से? वो तो मेरा हो गया, वो तो हमने कब्जा कर लिया, अब मैं नहीं देने वाला हूँ। इसी पर टशन चल रही है। तो अमेरिका ने, ट्रंप ने साइडलाइन ले लिया कि नहीं, अभी तो बात नहीं करेंगे। तो फिर रूस ने, यानी पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन ने ये मिसाइल लॉन्च करके दिखाया है। ये देखो भाई साहब, दुनिया में कितनी बार चक्कर लगवा देंगे इस मिसाइल का, इतने पावरफुल है ये मिसाइल। और जहाँ-जहाँ से होकर जाएगा ना, वहाँ रेडिएशन फैलाता हुआ जाएगा। और क्रूज़ मिसाइल है, यानी धरती से कुछ ही 100 मीटर ऊपर चलेगा, 150-200 मीटर ऊपर चलेगा। ऐसे में रेडिएशन जो है उसका उस शहरों पर भी आ सकता है। मतलब गुज़र जाए तो भी रेडिएशन फैला देगा, और जहाँ गिरेगा वहाँ तो बर्बाद कर ही देगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु क्षमता वाले टॉर्पीडो पोसाइडन, उसका सफल परीक्षण किया? रूस ने किया। टॉर्पीडो क्या होता है? पानी के अंदर चलने वाला हथियार होता है, जो किसी जहाज या पनडुब्बी से निकलकर दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी को, या जो जमीन पानी के नीचे जो चल रहा हो कोई इक्विपमेंट है, उसको टारगेट करके उस पर हमला करता है। ठीक है? तो उसमें क्या होता है? होमिंग सिस्टम होता है, रडार होता है, सोनार होता है, आवाज़ करने की क्षमता होती है, टारगेट तय करता है, वहाँ मारता है। ओके? तो 100 टन इसका वज़न है। और ये ख़ास बात है ना कि परमाणु ईंधन से चल रहा है, तो बहुत दूर तक जा सकता है, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, दूसरे को मार गिराएगा। जबकि जो दूसरे जो टॉर्पीडोज़ होते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईएनएस इच्छक किस तरह का पोत है, वेसल है, जिसे अ, इंडियन नेवी में शामिल किया गया? वेसल। आंसर क्या होगा? जल संरक्षण पोत। ठीक है? पानी का सर्वेक्षण वगैरह करने का काम ये करेगा, इंडियन नेवी को ये मदद करेगा ये। ठीक है? तो स्वदेशी रूप से इसको निर्माण किया गया है, और कोच्चि नेवल बेस में इंडियन नेवी में इसको शामिल कर लिया गया, कमीशन कर दिया गया। नेवी में जो कोई शामिल होता है तो उसको कमीशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत वह देश भारत से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा? आंसर है यूएसए, अमेरिका। और ये समझौता आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन, उसके दौरान ये हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी जो वॉर मिनिस्टर हैं, पीट हेगसेथ, उनके बीच में ये सिग्नेचर किया गया है 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर में, यानी मलेशिया की राजधानी में, जहां पर आसियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग भी चल रही थी। आसियान, भारत, अमेरिका, इन सब की आसियान प्लस की चल रही थी मीटिंग। इसी दौरान ये तय किया गया है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो अमेरिका देगा, और बहुत सारे जो हथियार हैं वो भारत में निर्माण होंगे, ये तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब टॉपिक है इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल के स्मरणोत्सव का उद्घाटन जो हुआ, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 150 रुपए का सिक्का जारी किया है, स्मारक सिक्का है ये। ठीक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है ना 150 साल पहले इसकी रचना की गई थी संस्कृत में, और उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया था उन्होंने। बाद में ये भारत का राष्ट्रगीत बना। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है, और राष्ट्रगीत क्या है? वह है वंदे मातरम। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया? तो दुबई में किया है, 4 से 5 नवंबर को। और जो नई शिक्षा नीति है 2020 वाली, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर वहाँ बातचीत की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 30 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? तो 150 रुपए का सिक्का जारी किया, स्मारक सिक्का है ये। ठीक है? तो गुजरात के केवडिया में जो वहाँ पर प्रतिमा लगी है ना, तो वहीं पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की मेजबानी के लिए किस स्टेडियम को चुना गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उसको चुना गया है। देखिए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है ना, वो अगले
साल फरवरी मार्च में होने वाला है 2026 में। और इसके लिए भारत के 5 स्थानों और 2 जो है ना श्रीलंका के भी स्थान को चुना गया है। जैसे अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और श्रीलंका के भी 2 स्थान हैं। लेकिन जो फाइनल मैच होगा वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों से महिलाओं के लिए किस वेट कैटेगरी को हटा दिया गया है, जिसमें मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, सिल्वर जीता था उसमें। आंसर होगा 49 किलोग्राम। ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वेट कैटेगरी है ना, वो अब जो है ना बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया, अब कितना कर दिया? 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी कर दिया है। ठीक है। तो इसलिए अब मीराबाई चानू को अपना वजन भी बढ़ाना पड़ेगा और उस कैटेगरी में खेलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने फाइनल मैच में किसे हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर भारत ने ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। इतिहास रच दिया भारत ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महिला वनडे कप 2025 के फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। 78 बॉल में 87 रन उन्होंने बनाए थे, 2 अहम विकेट भी लिए थे, इसीलिए उनको यह खिताब जो है ना वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? आंसर का दीप्ति शर्मा बनी है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान दीप्ति शर्मा ने 215 रन बनाए और 22 विकेट लिए उन्होंने। अगला क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया? आंसर का न्यूजीलैंड। केन विलियमसन जो ना न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रहे हैं, हालांकि वो टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में खेलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया, तो वो कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं? 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हों। पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद एमेच्योर टेनिस से संन्यास ले लिया था उन्होंने और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है? तो संन्यास ले लिया अब उन्होंने। ओके? तो अब प्रोफेशनल से भी संन्यास लेनी है। एमेच्योर और प्रोफेशनल का क्या मतलब, अंतर क्या हो गया? देखिए, प्रोफेशनल करियर में क्या होता है कि खिलाड़ी जो है ना वो देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं करता देश का, जबकि एमेच्योर में वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले एमेच्योर खेलते थे, बाद में फिर प्रोफेशनल खेलने लगे थे, वो भी उससे भी उन्होंने जो नो रिटायरमेंट ले लिया है और सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब भी उन्हीं के पास में है। अगला क्वेश्चन, भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? नाम है उनका इलम पर्थी। चेन्नई के 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं वो, इलम पर्थी। और बाकी ग्रैंड मास्टर की पूरी लिस्ट भी देख रहे हैं, इससे पहले जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो सब। ठीक, कई बार पूछा जाता है कि फलानवे ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पिछले 10 के तो लिस्ट मैंने दे ही दिए हैं। आप देख सकते हैं इसको। पीडीएफ में पूरा दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है यहाँ पर इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है? आंसर होगा हांगकांग यूनिवर्सिटी। 2025 रैंकिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे थी, लेकिन 2026 वाली जो रैंकिंग है उसमें हांगकांग यूनिवर्सिटी जो पहले स्थान पर ही है। तो ये जो रैंकिंग है वो एशिया वाली है। ठीक है? और भी देख रहे हैं टॉप बाकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में भारत के किस संस्थान को बेहतरीन रैंक मिली है? आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। 59th रैंक है एशिया में, तो और भारत में नंबर 1 उसको स्थान मिला है। ठीक है? तो टॉप 100 में जो भारतीय संस्थान है वो भी आप देख रहे हैं लिस्ट में, मैंने दे दिया है लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन उसकी गैस्ट्रोनॉमी गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला यानी खाने की जो कला है ना, खाना बनाने की, खाने की नहीं, खाना बनाने की, उसकी श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बना है? तो लखनऊ है। पहला शहर कौन सा था? तो वो हैदराबाद। ठीक है? हैदराबाद को 2019 में 2019 में शामिल किया गया था और 2025 में अब लखनऊ को इसमें शामिल किया गया है। लखनऊ की जो पाक कला विरासत है उसके लिए सम्मान ये दिया गया है। ठीक है? गैस्ट्रोनॉमी। ओके? तो ये एक इम्पोर्टेंट बात ये रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड।
क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल LMV-3, जिसको पहले GSLV मार्क 3 कहा जाता था, तो इससे किस उन्नत संचार उपग्रह को और अब तक का सबसे भारी भारत के द्वारा इसरो के द्वारा भेजा गया, तो उसको नवंबर 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आंसर होगा GSAT-7R। आंध्र प्रदेश में जो स्थित है श्रीहरिकोटा जो स्पेस सेंटर है, नाम क्या है उसका? सतीश धवन स्पेस सेंटर। उसी से इसको लॉन्च किया गया है 2 नवंबर को। LMV-3 M5 रॉकेट का नाम है, पूरा नाम M5। LMV-3 का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और M5 मतलब 5वीं बार वो लॉन्च किया गया है, ठीक है? M5 जिसे मतलब M से लेकर 100 हो जाएगा, फिर उसका दूसरे जो ना लेटर आएँगे, इस तरीके से। तो ये जो सैटेलाइट भेजा गया ना, वो मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को मदद करेगा, ठीक है? इंडियन नेवी को मदद करेगा। नेवी को जो बहुत तेज़ इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, वो बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, आप पूछेंगे कि सबसे भारी भेजा गया यहाँ से रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट 4400 किलोग्राम है इसका वज़न। तो क्या इससे ज़्यादा वज़न का इसरो ने कभी नहीं भेजा था? भेजा था। इससे ज़्यादा वज़न का भी सैटेलाइट भारत ने भेजा हुआ है, लेकिन वो भेजा हुआ है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, उसकी मदद से। एरियन नाम का रॉकेट है, यूरोपीय यूनियन का, उसके स्पेस एजेंसी का, उसके द्वारा भेजा गया था। अभी ये 4400 किलोग्राम का भारत के द्वारा भेजा गया है, जो कि अपना जो LMV-3 है ना, उसको और मजबूत किया गया उसके ज़रिए। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष कौन हैं? वी नारायणन हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, IUCN ने अक्टूबर-नवंबर 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है? यानी इसका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसको कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। तो अपने लेटेस्ट जो अपडेट है उसमें ये सकारात्मक दर्जा दिया है, और एकमात्र सकारात्मक दर्जा पाने वाला एकमात्र भारतीय स्थल है ये, ठीक है? तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया हुआ है, 2016 में शामिल हुआ था। प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व है इसका, इसकी वजह से। और जबकि जो खराब श्रेणी में जो बताया हुआ है वो कौन-कौन है? एक तो सुंदरवन है, दूसरा है आपका वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है? एक और है, आगे बताएँगे हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अफ्रीकी देश से 8 चीते दिसंबर 2025 में भारत के कुनो नेशनल पार्क में आएँगे? अब इसका आंसर क्या होगा? बोत्सवाना। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से आए थे चीते, और अब बोत्सवाना से 8 चीते जो है ना वो लाए जा रहे हैं, दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आने को तैयार हैं। और भूपेंद्र यादव कौन है वो? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केंद्र सरकार में, भूपेंद्र यादव। तो उन्होंने इसका ऐलान किया है, ठीक है? तो ये बोत्सवाना से आ रहा है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसी का पड़ोसी जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया है, ठीक है? इसकी राजधानी क्या है? बोत्सवाना की गैबोन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चक्रवाती तूफान मोंथा किस समुद्र में बना है? पूछा जा सकता है। तो भारत के पास 2 प्रमुख समुद्र हैं, एक बंगाल की खाड़ी है, एक अरब सागर है। आंसर क्या होगा इसका? बंगाल की खाड़ी। क्लियर हुई बात? हिंद महासागर क्षेत्र में ये बंगाल की खाड़ी में बना था तूफान। तो बंगाल की खाड़ी वो एक समुद्र है, ठीक है? खाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 3 हिस्से से ज़मीन से घिरा हुआ है। एक हिस्सा उसका स जो है समुद्र से आगे कनेक्ट होता है। ओके? इसलिए उसको खाड़ी कहते हैं, इस क्षेत्र को खाड़ी कहा जाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, उसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा। क्लियर हुई बात? तो 28 अक्टूबर को ये चक्रवात जो है ना आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराया था। काफ़ी तेज़ हवा चली थी और कई राज्यों में इसका असर हुआ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, इन सब में। हालाँकि अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, क्योंकि हमारे पास सेंसर्स यानी सैटेलाइट हैं ऐसे, जो पहले ही बता देते हैं कि कहाँ पर आने वाला है, तो उन जगहों से लोगों को हटा दिया जाता है और उससे नुकसान कम होता है। आज से 25-30 साल पहले जब तूफ़ान आता था, तो
सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग मर जाया करते थे, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं होता था किस रूट से जाने वाला है। अब भारत के पास जो वैज्ञानिक तकनीक है, उसकी वजह से हम पता लगा लेते हैं कि किधर से तूफ़ान आने वाला है, कहाँ पर ज़्यादा नुकसान होने वाला है, वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है, दूर भेज दिया जाता है, खाली करवा दिया जाता है और नुकसान कम होता है। अगला क्वेश्चन, चक्रवाती तूफ़ान मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? आंसर होगा थाईलैंड ने रखा है। मोन्था, मोन्था का मतलब क्या होता है? सुगंधित फूल या सुंदर फूल कहते हैं, ठीक है? अब ये नामकरण कैसे होता है? तो देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र के 13 देश जो है ना, वो यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में या उन्हीं के बने हुए एक फ्रेमवर्क पर नाम रखते हैं, और ढेर सारे नाम पहले से तय किए हुए हैं। जैसे अगला तूफान आएगा, ऑटोमेटिकली उसका नाम पड़ जाता है, और ये देश पहले से ही लिस्टिंग करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजी है? आंसर होगा जमैका और क्यूबा। जमैका और क्यूबा, ये दो देश हैं, वो बहुत तबाह हुए हैं। कई और देश तबाह हुए हैं इस तूफान से, और लेकिन भारत ने, चूँकि छोटे देश हैं, द्वीपीय देश हैं, तो इनमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये अपना बचाव कर भी कैसे सकते हैं? कहाँ भागेंगे? द्वीपीय देश है, तूफ़ान आ रहा है, चक्रवाती तूफ़ान आ रहा है, तो बचेंगे कैसे? तो भारतीय विदेश मंत्री जो डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ये ऐलान किया और बताया कि दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, खाद्य, दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, बिजली के जनरेटर, आश्रय सहायता, स्वच्छता किट, ये सब भेजे गए हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चीता का तीसरा घर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बनाने की घोषणा की है? जहाँ पर चीतों को नामीबिया से लाकर छोड़ा जाएगा। अभी और चीते आएँगे। आंसर होगा नौरादेही अभयारण्य, मध्य प्रदेश में है, तो मोहन यादव ने 30 अक्टूबर को ये ऐलान कर दिया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग योजना, स्कीम, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सब की देखते हैं, और आपको पसंद आ रहा हो, लाइक बटन दबाइएगा, और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लें। और 16 नवंबर की सुबह 9 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है, जनवरी से लेकर नवंबर तक का, देखना मत भूलिएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा योजना से रिलेटेड, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता सितंबर 2025 में कितने गीगावाट को पार कर गई, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है? आंसर होगा 500 गीगावाट। ठीक है, 500 गीगावाट। आगे बढ़ते हैं और अब टॉपिक है विदेश से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं? आंसर होगा जोहरान ममदानी। भारतीय मूल का मतलब क्या होता है? भारतीय मूल का मतलब कि उनके जो पूर्वज हैं, वो भारत से जुड़े हुए थे, ठीक है? भारत से गए थे। तो इनकी जो माँ है ना, मीरा नायर हैं। तो वो बड़ी फ़िल्म मेकर हैं, भारत में रही हैं। सलाम बॉम्बे जैसी पिक्चर बनाई हुई है उन्होंने। तो उन्हीं के बेटे हैं जोहरान ममदानी, ठीक है? और इनके पिता यानी ममदानी जो है ना, वो भी भारतीय मूल से थे। बाद में फिर दूसरे देश में गए थे, फिर वहाँ से अमेरिका में गए। तो ये ममदानी, जोहरान ममदानी, वो 34 ईयर के हैं मात्र, और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, और न्यूयॉर्क का मेयर का चुनाव उन्होंने जीत लिया है। इतिहास रच दिया है उन्होंने वहाँ पर। वैसे अमेरिका में जो भी चुनाव हुए हैं हाल-फिलहाल, उसमें बहुत सारे भारतीय मूल के लोग भी जीते हैं, लेकिन इनका नाम काफ़ी चर्चा में था, इसलिए प्रश्न तो बनता है। क्वेश्चन होगा आगे, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम आम जनता के लिए खोल दिया गया, जिसमें तूतनखामेन की 3000 वर्ष पुरानी कब्र और 7000 वर्ष पुरानी 50,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ हैं? आंसर होगा मिस्र। और इस म्यूज़ियम का नाम क्या है? ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम। क्या नाम है? ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम। ये गीज़ा का जो पिरामिड है ना, कई सारे पिरामिड हैं, उन्हीं के पास में स्थित है, और इसका उद्घाटन वहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, उन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रॉब जेटन किस देश के पहले ओपनली गे यानी खुले तौर पर खुद को समलैंगिक बताने वाले प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर होगा नीदरलैंड। 38 ईयर के हैं, और उन्होंने ये चुनाव जो है ना, वो जीत लिया है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न होगा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा। आगे क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियो यानी एक्सरे कहिए, रेडियोलॉजी का एक हिस्सा कहिए, एक्सरे, तो उसकी खोज के लिए मनाया जाता है। प्रोफेसर विल्हेम
कॉनरॉड रोन्टजेन, तो उन्होंने एक्स-रे की खोज की थी, कब की थी? 1895 में की थी और उसके लिए उनको 1901 में 1901 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिज़िक्स का, तो उसी को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एक्स-रे की खोज ने कितनी दुनिया बदल दी चिकित्सा जगत में, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में एक्स-रे ने मतलब बदल दी है, दुनिया ही बदल दी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? 5 नवंबर को। इस बार की थीम क्या है? सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें। अगला क्वेश्चन, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही घोषित है। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर को भारत के किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो वो उपरोक्त सभी, यानी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और हरियाणा, इन सब का मनाया जाता है। कर्नाटक का को जो अलग राज्य बनाया गया था वो 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। केरल को भी 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश को भी 1 नवंबर 1956, हरियाणा को बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को, छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया था। मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है ये दिवस। अगला क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, तो उन्हीं की जयंती को सम्मान देने के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और मैराथन वीडियो देखना मत भूलना आप। कब? 16 नवंबर की सुबह 9 बजे से। आप रिज़र्व कर लेना, 7-8 घंटे पूरे साल का, मतलब 1200-1300 प्रश्न होंगे, उन सबको लेके चलेंगे फटाफट, ठीक है? और उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, लेकिन वो मिलेगा मेंबरशिप के ज़रिए। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज़ किया हुआ है, तो वो शार्प लर्निंग ऐप पर जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी भी तैयारी चल रही है, उस दिन पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा ऐप पर, और वीडियो तो लाइव होगा, देखिएगा ज़रूर, ओके? 16 नवंबर की सुबह 9 बजे से 7-8 घंटे रिज़र्व रखना है आपको, लगातार देखना है। ओके, बाय।